नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार। आज इस वीडियो के अंदर एचएससी हरियाणा डी ग्रुप की जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं। जीके के अंदर इंडिया जीके जो है उसके क्वेश्चन हैं, और आप सभी के लिए एक पिछली वीडियो के अंदर हरियाणा जीके इंडिया जीके के मिक्स क्वेश्चन लेके आया था। इसमें इंडिया जीके के क्वेश्चन हैं। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो देखें, और जिस साथी के पास वीडियो नहीं जाती है उस साथी को शेयर करें ताकि वो भी अपनी वीडियो देखे। मेरी वीडियो के अंदर आप सभी के लिए जो डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं एचएससी हरियाणा की साथी वो देखें। उसके साथ साथ और भी साथी जो किसी सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सारे वही हैं, हेर फेर के आते हैं इंडिया जीके के हरियाणा जीके के। तो आपके लिए इस वीडियो के अंदर मैं 30 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ इंडिया जीके के, जो आप देखें। इसका कोई आपके लिए इस वीडियो में कोई चार्ज नहीं है, बस आप इसे देखें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए एक नए उत्साह और जोश के साथ अगली वीडियो में फिर किसी हिंदी के या एसएस के या हमारे संविधान के क्वेश्चंस की वीडियो लेकर के आऊँगा। आपका सहयोग और मेरा प्रयास, हमारी ये मेहनत रंग लाएगी और आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। एचएससी हरियाणा डी ग्रुप के इंडिया जीके के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, गंगोत्री धाम किस राज्य में है? तो साथियों, गंगोत्री धाम उत्तराखंड में है। नोट कर लें कॉपी पेन लेकर, ताकि एक बार आप वीडियो देखेंगे, एक बार आप उसको लिखेंगे तो आपके दिमाग में 50% तो वैसे ही याद हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो साथियों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर ऑप्शन में मिलेंगे, तो आपको ऑप्शन में अप्सरा ढूंढना है। अप्सरा, अप्सरा किसे कहते हैं इसकी ट्रिक याद कर लो। परमाणु रिएक्टर पहला अप्सरा। नंबर 3 क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो को ख़त्म करेंगे कम टाइम के अंदर। आपको सिर्फ इसे देखना है और अपने साथियों तक पहुंचाना है। याद करने का तरीका सिंपल सा बताया मैंने कि भी आप एक बार देखें और एक बार नोट करें तो याद लगभग हो ही जाएगा। तो नंबर 3 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अब महिला दिवस याद करने के लिए महिला तो हमारे घर में होती है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, याद रख लें। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। मार्च के महीने में देखते हैं ना हम, जब सरसों की लावणी लगती है तो ज़्यादातर मेरी माताएं बहनें अपनी लावणी के लग जाती हैं, खेतों में काम करती हैं। तो महिलाओं का दिन ही होता है, वो खेती बाड़ी करती हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हमारे एरिया में तो ज़्यादातर महिलाएं मार्च अप्रैल में काम बहुत ज़्यादा करती हैं, घर का भी करती हैं, खेतों का भी करती हैं। तो 8 मार्च याद कर लें। नंबर 4 क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है?
भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कलकत्ता है, जिसे कोलकाता बोलते हैं आजकल। अपनी आम भाषा में हम कलकत्ता बोल देते हैं। तो भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कलकत्ता है। नंबर 5 क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई। साथियों, कमेंट में बताना कि ये शुरुआत किसके समय में हुई? कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने ये जनगणना करवाई? तो ये आप कमेंट में बताना कि ये 1872 में जो भारत में पहली बार जनगणना हुई, ये किसने करवाई। नंबर 6 क्वेश्चन, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बताएं साथियों, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? तो नागौर से। पंचायती राज की शुरुआत नागौर से हुई। और कमेंट में बताएं नागौर कौन से राज्य में है? भारत के कौन से राज्य में नागौर है? कमेंट में बताना। हर क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन के बाद कमेंट में आपसे पूछूंगा कि भाई आप कमेंट में ये बताएं। तो आपको ये बताना है ताकि आपको एक क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। आपकी स्टडी के लिए ये हेल्प होगी कि भाई आप इस क्वेश्चन के साथ साथ इसको किस प्रकार से, अगर एचएससी आपको घुमा फिरा के पूछ लेगी किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? क्वेश्चन नंबर 7। तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। गुजरात राज्य की भारत के अंदर सबसे लंबी समुद्र के साथ जो सीमा लगती है उसे तटरेखा बोलते हैं। नंबर 8, देश की नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? देश की नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। देश की नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। नंबर 10 क्वेश्चन हमारे शरीर से संबंधित है। खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे डायलिसिस कहते हैं। क्योंकि डायलिसिस जब किसी की किडनियां काम नहीं करती हैं तो उसका खून शुद्ध नहीं होता, और जब खून शुद्ध नहीं होता तो उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है खून को साफ करने के लिए। तो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। अब आपको मैं जितनी भी क्रांतियां हैं उन क्रांतियों के बारे में बताऊंगा जो हमारे जीवन से संबंधित हैं। हमारे नंबर 10 क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन। जो तेल आदि हम उत्पादन करते हैं, तेल आदि के पौधे में फसल पैदा करते हैं, तो ये पीली क्रांति कहलाती है। तो ऑप्शन में आएगा, तो आपको तिलहन देखना है। पीली क्रांति आ जाए तो तिलहन, जिसका हम तेल निकालते हैं, जिस फसल का हम अपने तेल निकाल कर अपने खाने में या यूज करते हैं या किसी अपने शरीर पे लगाने का तेल यूज करते हैं, तो ये तिलहन। नंबर 11, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? नंबर 11 क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है
दूध से। हम अपने भारत देश में दूध की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, तो खासकर हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में दूध की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, पंजाब में भी। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। हरित क्रांति नंबर क्वेश्चन 12, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न से, खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। जो हम खेतों में अपने खाने की फसल उगाते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, साग सब्जी जो भी ये फसलें उगाते हैं, तो वो खाद्यान्न हरित क्रांति वो बोली जाती है। तो हरित क्रांति का उत्पादन संबंध, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। नंबर 13 क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध भारत में किससे है? आपसे ये पूछा जाएगा, नीली क्रांति का संबंध भारत में किससे है? तब आप समझ जाना कि मत्स्य पालन। नीली क्रांति का मतलब होता है जो जल के अंदर हम अपने मछलियाँ पालते हैं, पानी का रंग नीला होता है। तो ये एक ट्रिक है कि नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। मछली पालन को बढ़ावा देना, उसका अधिक उत्पादन करना, नीली क्रांति का संबंध है। अब एक जीके का क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कि भाई यूक्रेन देश की राजधानी क्या है, कौन सी है? यूक्रेन देश की राजधानी का नाम क्या है? कीव। जो बहुत ही रूस के साथ युद्ध चला था, तो बहुत ही ज़्यादा प्रचार में रही थी ये यूक्रेन देश। तो यूक्रेन देश की राजधानी कीव है। नंबर 15 क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। कमेंट में ये देखना, बताना कि इनका स्टैचू भी कौन से राज्य में है, बना हुआ है, स्टैचू बना हुआ है इनका। नंबर 16 क्वेश्चन, स्वतंत्रता की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली जनगणना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो ये स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आप कॉपी पेन लेके नोट कर ले, 1951 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। नंबर क्वेश्चन 18, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? जो नया राज्य बना है वो सबसे नया कौन सा है? सबसे बाद में कौन सा बना है उसे नया कह दे या सबसे बाद में कह दें, तो वो है तेलंगाना। सबसे नया राज्य तेलंगाना है। नंबर 18, भूरी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? क्वेश्चन नंबर नोट करें कि भूरी क्रांति का उत्पादन किससे संबंध रखता है? भूरी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो ये है भूरी क्रांति का उत्पादन उर्वरक से। काफ़ी क्रांति आपको पता होगी, लेकिन ये भूरी क्रांति के जब आएगी तो आप चौंक जाओगे, इसलिए इसको लिख ले, उर्वरक। जो हम फसलों के अंदर खाद बीज बनाते हैं वो उर्वरक कहलाता है। कृत्रिम रूप से हम जो उर्वरक बनाते हैं, जो खाद बनाते हैं कृत्रिम रूप से, उसे उर्वरक कहते हैं। तो भूरी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है?
उर्वरक के उत्पादन से। अब क्वेश्चन नंबर 20, पुष्कर झील भारत के किस राज्य में है? पुष्कर झील भारत के किस राज्य में है? तो पुष्कर झील भारत के राजस्थान राज्य में है। पुष्कर झील भारत के राजस्थान राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 21, सांबर झील भारत के किस राज्य में है? तो सांबर झील भी भारत के राजस्थान राज्य में है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पुष्कर झील राजस्थान के किस राज्य में है? राजस्थान के कौन से जिले में पुष्कर झील है? पुष्कर झील राजस्थान के कौन से जिले में है? तो अजमेर में है। ये क्वेश्चन आप नोट कर ले, अजमेर में पुष्कर झील है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। बांध का क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, फिर एक बार हमारा अनुच्छेद से संबंधित, जनगणना से संबंधित है। अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? तो ये जनगणना से संबंधित है। हमारे संविधान में जो अनुच्छेद हैं उसमें 246 है, वो जनगणना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, किस राजा ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया? जो हमारे भारत के अंदर सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया गया वो सबसे अधिक किस राजा ने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। नोट करें, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया। 25 क्वेश्चन नंबर है, जनगणना विषय सर्वाधिक किस सूची में है? जनगणना विषय संविधान के किस सूची में है? साथियों, मैं जो बोल रहा हूँ उस पे आप क्वेश्चन पे ध्यान देना कि भी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और आंसर क्या बताया जा रहा है। बाकी बीच में अगर कुछ मेरे बोलने में मिस्टेक हो जाए तो उस बात पे मत जाना आप। इसमें आपको तो जब वो महाभारत वाले अर्जुन की बात याद रखें कि मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आँख पर निशाना लगाना है, न कि मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उन गलतियों को देखना, गलतियाँ न देखें। उनके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। फिर भी मैं अपनी तरफ से आपके सबके साथियों के लिए जो डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे मेरे अंदर सुधार आ जाएगा, फिर आपको वीडियो को अच्छे से समझने में सहायता मिलेगी। तब तक आप थोड़ी सी कोशिश मेरी तरफ से भी करें और अपने आप की तरफ से भी करें समझने की। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना विषय संविधान की किस सूची में है? क्योंकि इसको मैंने गलत पढ़ दिया था। तो ये संविधान की 7वीं सूची में है। नोट कर ले, संविधान की 7वीं सूची में है। संविधान के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो के अंदर लेके आऊँगा। पूरे संविधान के क्वेश्चंस जो आने की संभावना है वो सभी आपको रिवाइज करवाए जाएंगे अगली वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये प्रथम मुस्लिम शासक जो भारत पर आक्रमण करने वाला था वो मोहम्मद बिन तुगलक कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन में आपको देखना है मोहम्मद बिन कासिम। और क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु घाटी
सभ्यता की खोज कब हुई? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? तो ये हुई थी 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। साथियों, मैंने पहले ही बताया है, आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना। जो कोई मुझसे बोलने में या क्वेश्चन बताने में एक आध बार गलती हो जाए उस पर आप ध्यान मत देना, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन गलत बोलता हूँ उसको दोबारा रिपीट करके सही आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? हमारे जो वेद हैं पुराने समय के, उनकी जो रचना हुई वो किस भाषा में हुई? तो वो साथियों भाषा थी संस्कृत। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। तो ऑप्शन में 2-3 भाषाएं मिल जाएंगी, प्राकृत मिल जाएगी, पाली मिल जाएगी, अवधी मिल जाएगी, और भी कोई मिल जाएगी, लेकिन आपको वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा में हुई। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। सम्राट अशोक किस धर्म से संबंध रखते थे? या क्वेश्चन आ जाए, सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो अर्थ एक निकलता है। HSC घुमा फिरा के आपसे पूछेगी कि सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था, सम्राट अशोक किस धर्म से संबंध रखता था? तो साथियों सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से संबंध रखता था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर लास्ट और क्वेश्चन नंबर 30 इस वीडियो का, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। तो साथियों आप मेरे को मैसेज करके बताना कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक बार फिर यही कहूँगा, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उन्हीं पे ध्यान देना, न कि जो गलती से कोई क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो उस पे ध्यान मत देना। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर फिर आऊँगा, जीके की या हिंदी की या SS की, जो भी मेरे से बनेगी मैं आपके लिए फिर आपके सहयोग के लिए अगली वीडियो में आऊँगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिस साथी के पास नहीं पहुंची है उस साथी तक पहुंचाएं, और डी ग्रुप की हरियाणा HSC D ग्रुप की तैयारी अच्छे से करें। फिर मिलते हैं।